नमस्कार, आ गया है बुधवार और स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि आज की सुबह विदेशी बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। तो एशियन मार्केट्स की तो अच्छी शुरुआत हुई है। एसजीएक्स निफ्टी सपाट है, अपने आप को हरे निशान में टिकाए रखने की कोशिश कर रहा है। 15,570 के करीब ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। जापानीज मार्केट ने अच्छा कमबैक दिखाया है, 300 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ, 330 अंक ऊपर इस समय है। और बाकी एशियन मार्केट्स भी जो धीरे धीरे खुल रहे हैं वो अमूमन हरे निशान में खुल रहे हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। 126 अंकों पर डाउ फ्यूचर्स है, नैस्डैक फ्यूचर्स 65 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर भी दिखाई दे रही है। वहीं अगर कमोडिटी स्पेस की बात की जाए तो यहां पर खासा एक्शन दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल हमने एक बार फिर से ऊपर चढ़ते हुए देखा है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनके दम पर हमने कल यहां पर 5 से 6% की स्ट्रेंथ बनते हुए देखी। ब्रेंट $105 और नाइमेक्स क्रूड एक बार फिर से $100 का आंकड़ा पार कर चुका है। सोने की बात करें तो इसको भी हमने बीते सत्र में 1 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ देखा है। तो किस प्रकार के सिग्नल्स हैं हमारे मार्केट के लिए, गिवन द फैक्ट कि छोटा हफ्ता है, इस हफ्ते का आज आखिरी कारोबारी दिन है, वीकली एक्सपायरी है। सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेहता स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मैं तो बहुत खुश हूं कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, लेकिन संकेत इंटरनेशनल मार्केट से कैसे हैं? हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? मार्केट्स भी खुश हैं, ठीक अच्छा, है, इतनी परेशानी नहीं है। इनफैक्ट कल शाम को अगर आप एक्शन देखती तो शायद थोड़ी परेशानी आती, बट आज सुबह एशिया की शुरुआत देखेंगी तो अच्छी है। अमेरिकी फ्यूचर्स तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। डाउ 100-125 अंक ऊपर है, निके करीब 1% से ज्यादा की तेजी आपको दिख रहा है। तो अच्छा एक्शन है। जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, आज सुबह जो सुस्ती के संकेत थे वो अब थोड़े अच्छे बेहतर होते हुए आपको दिख रहे हैं। पर हाँ, कल शाम हमने देखा लगातार दूसरे दिन डाउ पर गिरावट थी। S&P और नैस्डैक लगातार तीसरे दिन आपको फिसलते हुए दिखे हैं। गिरावट कम थी अगर आप वैसे देखें, सिर्फ 90 अंक नीचे डाउ बंद हुआ, बट अगर आप दिन की ऊंचाई से देखें तो 450 अंक नीचे डाउ बंद हुआ, यानी कि अच्छी शुरुआत हुई और फिर थ्रू द डे डाउ गिरता रहा और एंड ऑफ सेशन में दिन के निचले स्तर पर आपको बंद होते हुए दिखा। करीब करीब 1/4% की गिरावट S&P और नैस्डैक में भी देखी। पर अच्छी बात है कि ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी, उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000 वो 1/4% ऊपर बंद हुआ, तो ये अच्छा संकेत था उनके लिए। तो ब्रॉडर मार्केट में एक्शन था और कुछ और सेक्टर्स में एक्शन था, बट ओवरऑल बाजार सुस्ती ही दिखा रहे थे कल। और वो इसलिए था क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा बढ़कर आया है। सबको मालूम था बढ़कर ही आएगा। 8.4% का अनुमान था, उसके सामने 8.5% का आया। तो पॉजिटिव सरप्राइज तो नहीं, नेगेटिव सरप्राइज है आपको इन्फ्लेशन से आते हुए दिखा। 40-41 साल की ऊंचाई पर यह आंकड़ा आते हुए दिखा है। तो अब तो ये तो क्लियर है कि फेड की पॉलिसी काफी अग्रेसिव होने वाली है। पर इसमें एक अच्छी चीज थी, जो कोर सीपीआई होता है, कोर इन्फ्लेशन होता है, वो 6.5% था, जो कि अनुमान मुताबिक था। पर महीने दर महीने का अगर कंपैरिजन देखें तो 0.5% से गिरकर 0.3% पर आया। तो वहां से थोड़ी राहत मिली आपको। तो इनिशियली हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से रिएक्ट करती हुई दिखी। 2.8 के पार तो ऑलरेडी थी, पर कल 2.82% की ऊंचाई से फिसल कर अब 2.74% पर आई। तो कोर सीपीआई महीने दर महीने थोड़ा कम रहा अनुमान से, उससे हल्की सी राहत बाजार को आती हुई दिखी। बट ओवरऑल ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है और उसकी चिंता बनी हुई है। एनर्जी शेयर से थोड़ा सहारा मिला, क्योंकि हमने देखा कि ओवरऑल कच्चे तेल के दाम ऊपर गए हैं। आज से नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है, तो जेपी मॉर्गन और डेल्टा एयरलाइंस, इन दोनों के नतीजे आने वाले हैं। इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। यूरोप की बात करें, यहां पर भी आपने सुस्ती देखी, करीब 0.5% की गिरावट यूरोप के बाजारों में थी। पर बड़ा एक्शन यहां कल कच्चे तेल में आते हुए दिखा। और कल दोपहर को जब आप बात कर रही थी तो आपने ये संकेत भी दिए थे कि शायद एक उछाल आ सकता है। हालांकि कल गिरावट का माहौल था और वो आते हुए हमने देखा। तो लगभग 6% का उछाल कल हमने कच्चे तेल में देखा, 6% से ज्यादा ही। अभी भी अगर आप देखें तो 105 पर ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखा है। क्या हुआ है? दो चीजें हैं। जो चीन में लॉकडाउन लगे हुए हैं, शंघाई स्पेशली जहां पर लॉकडाउन था, वहां पर अब थोड़ी थोड़ी राहत दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से राहत दी गई है, बट थोड़ी थोड़ी राहत दी जा रही है। तो अगर चीन की मांग वापस लौटती हुई दिखती है आपको बाजार में, तो ऑब्वियसली उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट कच्चे तेल में आते हुए दिखेगा। और शायद इसी के एंटिसिपेशन में कल मूव आती हुई दिखी है। दूसरा, जो रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्लोबल सप्लाई पर और बड़ा असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से भी दामों में कल आपने उछाल देखा। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से कच्चे तेल में बड़ा रिबाउंड था। इस पर आज रखेगा नजर। डॉलर इंडेक्स तो 2 साल की ऊंचाई पर है ही, कल भी खरीदारी देखी। सोने में भी हमने कल खरीदारी देखी, क्योंकि कोर सीपीआई डेटा थोड़ा अनुमान से कम था। तो ओवरऑल कमोडिटी प्रेशर आज शायद फिर से थोड़ा आपको दिख रहा है। एंड अदरवाइज अगर आप देखें तो ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक दिख रहे हैं। कल की सुस्ती के बाद आज एशिया तो एटलीस्ट पॉजिटिव है। बिल्कुल, शुक्रिया दीपांशु वो सारी डिटेल्स रखने के लिए। एंड ऑफ कोर्स हमारे खुद के बहुत सारे डेटा हैं यहाँ पर दिग्गज कंपनियों के
हम देख रहे हैं तिमाही नंबर्स आने वाले हैं, तो उस पर भी हम नजर जरूर रखेंगे। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से अच्छी खासी बिकवाली हमने देखी है। 3128 करोड़ के आसपास की हमने बिकवाली बनते हुए देखी है। डीआईआईज ने थोड़ा सहारा दिया, 870 करोड़ के आसपास की खरीद दिखी, लेकिन वंस अगेन एफएनओ स्पेस की तरफ जाते हैं तो बिकवाली 2100 करोड़ से अधिक की हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए देखी है। तो क्यूज आप कह सकते हैं ग्लोबल क्यूज तो ठीक ठाक ही हैं, खासतौर से एशियन मार्केट से। एफआईआईज ने जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया है उसे कैसे रीड किया जाए? आज एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है, इन सब के मद्देनजर क्या रणनीति अपनानी है, किस तरह की ट्रेडिंग रेंज होगी, इस सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। बताइए, जिस तरह के क्यूज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वीकली एक्सपायरी भी आज है, तो कैसे ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए सर? निफ्टी बैंक निफ्टी क्या रेंज होगी? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स के संकेत मिले जुले हैं, बहुत खराब नहीं, बहुत अच्छे नहीं है। और भारतीय बाजारों के बंद होने के बाद अमेरिकी बाजार लगभग ऐसा ही प्रदर्शन कर रहे थे। तो अमेरिकी बाजारों की चाल हालांकि उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक मानी जा सकती है। बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से कम होकर आए और एक इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा आना था, जिसका इंतजार काफी समय से था, वो भी आपका आ गया। तो अब वहां के संकेत मिले जुले हैं, कोई खास अच्छे या कोई खास खराब नहीं। दूसरी बात, हमारे अपने संकेतों में जो नेगेटिव साइड पर है वो ये है कि एफआईआई की बिकवाली का प्रेशर अब भी बरकरार है। लेकिन एक ही राहत की बात ये कि आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास हैं, तो वहां पर आप, और आज वीकली एक्सपायरी भी है, और वीकली एक्सपायरी में जाने के पहले बाजार थोड़े लाइट है, हल्के हैं, पोजीशन ज्यादा है नहीं, तो उस लिहाज से नीचे की रिस्क भी लिमिटेड है और अपसाइड भी बहुत ज्यादा बनेगी इसकी संभावना कम है। तो मिला जुला सा कारोबार रह सकता है। फ्लैट खुलने के बाद हो सकता है हम थोड़ा सा बढ़त बनाने की कोशिश करें। जो इमीडिएटली आपके लिए निफ्टी पर अब सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो है 17,350, 17,425, ये रेंज आपके लिए सपोर्ट रहेगी। और ऊपरी स्तरों पर आप एक बार 17,600, 675 की रेंज में जाकर इस रेंज को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल का लो है 37,250 के आसपास, तो 37,250, 37,400, ये 150 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी भी एक बार 37,975, 38,075 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है और वहां फिर देखेंगे और तेजी बन सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है मिला जुला कारोबार दिखेगा। वीकेंड सेशन है, एक्सपायरी है, अगले 2 दिन बाजार चूंकि बंद रहेंगे, इनफैक्ट ऐसे देखा जाए तो 4 दिन, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा फ्रेश पोजीशन बनने की संभावनाएं कम हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो उस लिहाज से अगर आपको फ्लैट शुरुआत होती दिखे, थोड़ी कमजोर शुरुआत होती दिखे, तो निचले स्तरों पर रेंज के सपोर्ट पर खरीदारी करने के मौके बनेंगे, वहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए। ये आज की लिए स्ट्रेटेजी हो सकती है। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो हम हैं वीकली एक्सपायरी के लिए बिल्कुल तैयार, और जैसे कि सर ने कहा कि कोई भी गिरावट पर ओपनिंग आज हमें मार्केट में होते हुए दिखती है, तो वो जो दायरा उन्होंने मेंशन किया है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, खरीद के लेवल्स होंगे। वो लेवल्स मैं रिपीट कर देती हूँ, 17,350, 425, ये निफ्टी के लिए आज सपोर्ट रेंज का काम करेगी। अब अपर बैंड कौन सा होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। 17,600 से 675 अनिल सर ने ये एक अपर बैंड सुझाई है जहां तक निफ्टी का सवाल है। बैंक निफ्टी पर आएंगे तो 37,250, 37,400, ये आज एक नीचे सपोर्ट रेंज का काम करेगी। और वहीं अपर लेवल 37,975, 38,000 का लेवल टेस्ट करके ऊपर 38,075 तक का भी लेवल बैंक निफ्टी छूने की कोशिश कर सकता है। तो ये है अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जिनको आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में फॉलो करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबर से आपका परिचय कराते हैं। 11 बजे आज सीसीईए और कैबिनेट की अहम बैठक है, जहां फर्टिलाइजर सब्सिडी पर कुछ बड़े फैसले होने की उम्मीद है। पूरी एक्सक्लूसिव डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अमरीश इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या खबर है, क्या डिटेल है? गुड मॉर्निंग नेहा। कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक में फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर एक फैसला लिया जा सकता है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार फर्टिलाइजर सब्सिडी जो पिछले साल लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए थी, इस साल उसको बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। इसके पीछे साफ वजह है रूस और यूक्रेन की क्राइसिस। इस वजह से कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोड्यूस हैं जो कि हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर की जो प्रोडक्शन है हमारे देश में वो काफी कम हो गई है। सरकार ये चाहती है कि किसी भी सूरत में किसानों को ये इम्पैक्ट न करे, इसके लिए सरकार ये
सब्सिडी बढ़ा रही है। इसके दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि किसानों को जो खाद है वो सस्ती मिलेगी पिछले साल की तुलना में। दूसरा है कि जिस वजह से इंपोर्ट कम कर रही थी कंपनियां, वो कंपनियां अब ज्यादा इंपोर्ट कर पाएंगी क्योंकि सब्सिडी बढ़ा दी गई है। जो खाद है वो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग 25 से 27 किस्म के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन सब के इंपोर्ट पर सब्सिडी बढ़ाएगी सरकार। साथ ही साथ जो विशेष प्रोड्यूस आता है जो किसानों के लिए है, वो न्यूट्रिएंट बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं उन पे सब्सिडी और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे सब्सिडी की रकम जो है पिछले सालों की तुलना में लगभग 50% ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। यानी कि खाद सस्ती होगी और कुल मिलाकर प्रोडक्शन उसका बढ़ाने के लिए सरकार सब्सिडी बढ़ाएगी। इस बात पे फैसला आज कैबिनेट में हो सकता है और टोटल जो ओवरऑल बजट होगा इसका सब्सिडी का वो लगभग 2 लाख करोड़ या उसके पार भी जा सकता है इस बार। जी ओके अम्बरीश, थैंक यू सो मच वो महत्वपूर्ण डिटेल रखने के लिए। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी पर एक बड़ा निर्णय देखने को मिल सकता है। जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन है रूस यूक्रेन के चलते, तो किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस बार बारिश के भी संकेत कुछ अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सबके मद्देनजर खेती इंपैक्ट ना हो, इस पर खास फोकस करते हुए आज की ये बैठक है जिस पर हमारी नजर रहेगी और पर्पल की डिटेल हम रखेंगे। एंड ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर सेक्टर पर तो आज दिन के दौरान फोकस होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट बिल्कुल तैयार है और मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में इसको बांटने के लिए आपके साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, एक फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ी खबर अम्बरीश ने एक्सक्लूसिव खबर दी। अब आप बताइए और कौन से स्टॉक्स में सेक्टर्स में फोकस रहेगा एंड ऑफ कोर्स अर्निंग्स। यस सबसे इंपॉर्टेंट कि जैसे ट्रिगर्स में अब आज इन्फोसिस के नतीजे आएंगे जो कि पोस्ट मार्केट आने वाले हैं। अब हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज की आज लिस्टिंग होगी। बीएलएस इंटरनेशनल है जिसमें आज बोर्ड बैठक है बोनस शेयर्स के ऊपर। और जैसा कि अभी जस्ट बताया था अमरीश जी ने कि 11 बजे कैबिनेट और सीसीईए की बैठक है। ट्रिगर्स में ग्लोबल में आप यूके का सीपीआई का डेटा आएगा, यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा। आनंद राठी के रिजल्ट्स आए थे, आनंद राठी वेल्थ के रिजल्ट्स आए थे जिसमें रेवेन्यू 60% बढ़ा है, एबिटा 215%, मार्जिन्स जो 20% से बढ़कर अब 41% के लगभग आ गए हैं और प्रॉफिट में भी लगभग 240% का उछाल आया है और कंपनी ने 6 रुपए का डिविडेंड भी दिया। हालांकि नतीजे बहुत अच्छे हैं। एमजीएल पर ध्यान रखिएगा जिसमें सीएनजी के दाम 5 रुपए प्रति केजी बढ़कर अब 72 रुपीज पर केजी हो गए हैं और पीएनजी के दाम 4.5 एससीएम बढ़कर 45.5 एससीएम हो गए हैं। थर्मेक्स पर ध्यान रखिएगा जिसमें कंपनी को रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए यूटिलिटी बॉयलर और एसोसिएट असेट्स का एक ऑर्डर मिला है और 522 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए 16 महीनों की अवधि है। आईसीसीआई बैंक 23 अप्रैल को बोर्ड की बैठक है फंड जुटाने का और उसी दिन कंपनी का बैंक का रिजल्ट भी आएगा। यूनियन बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, रिपोर्ट्स है कि इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया में बैंक ऑफ बड़ौदा और आईओबी सिर्फ 75% हिस्सा यूनियन बैंक खरीदेगा और ये 180 करोड़ में लगभग ये हिस्सा खरीदेगा। सिंप्लेक्स इंफ्रा जिसमें शेयर वारंट्स के जरिए कंपनी 422 करोड़ फंड जुटाएगी। रिट्स लिमिटेड और टाटा स्टील पर ध्यान रखिएगा जिसमें रिट्स लिमिटेड ने इंटीग्रेटेड इंफ्रा सर्विसेज के लिए टाटा स्टील के साथ एक करार किया है। टीवीएस मोटर पर ध्यान रखिएगा जिसमें कंपनी की सब्सिडरी स्विस ई मोबिलिटी ने पैशन वेलो में 100% हिस्सेदारी खरीदी है और ये पैशन वेलो जो कंपनी है वो ई बाइक के कारोबार में है और इस हिस्सेदारी खरीदी है वो लगभग 23 करोड़ में खरीदी है। वेदांता पे रिपोर्ट्स है जिसमें सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए कंपनी ने फॉक्सकॉन के साथ बातचीत जारी है और बताया जा रहा है कि अगले 2 साल में ये प्लांट लग सकता है। ओके, चलिए अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज किन खबरों के दम पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पर हमें ध्यान रखना है और यहां पर कमाई होती दिखती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज की ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए कहां से कौन सी आई हैं। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। एचडीएफसी पर खरीद की रेकमेंडेशन है। 2500 का टारगेट, स्टॉप लॉस 2390 का लगाकर चलने की सलाह रही है। अब आगे बढ़ते हैं, आनंद राठी सिक्योरिटीज की स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं। इनकी तरफ से डी लिंक इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की रेकमेंडेशन आ रही है। प्राइस 150 के आसपास का रहा है। टारगेट 163 का स्ट्रैटेजी में सुझाया है, 145 का स्टॉप लॉस लगाकर। सेंट्रम ब्रोकिंग की आज आईसीआईसीआई बैंक पर दाव लगाने की सलाह है। इनका टारगेट 784 रुपए का है, 752 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है और अंत में इनकी तरफ से पीवीआर पर भी खरीद की रेकमेंडेशन है आपके लिए। टारगेट आपको मिल जाएगा 1970 का और इस स्ट्रैटेजी के लिए आपका स्टॉप लॉस होगा 1890 रुपए का।
चलिए, आप बाजार पर एक्सपर्ट्स आज क्या रणनीति आपके लिए खास लेकर आए हैं, कहां स्ट्रैटेजी बनानी है, किन शेयरों में पैसे लगाकर अच्छी कमाई हो सकती है, इस सब पर बात करने के लिए ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। हिमांशु, सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी आपका व्यू जान लेते हैं। जितने अंकों की गिरावट निफ्टी कल लेकर बंद हुआ है, तकरीबन उतने अंकों के आसपास की स्ट्रेंथ लेकर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। जरा बताइए क्या रणनीति हो सकती है आज दोनों में? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। देखिए, बिल्कुल हमने देखा कि कल खराब ग्लोबल क्यूज के चलते बाजारों ने गैप डाउन ओपनिंग करी। हालांकि निफ्टी ने अपना जो क्रूशियल सपोर्ट था 17,600, उसको न केवल इंट्राडे बल्कि क्लोजिंग बेसिस पर भी यहाँ पर ब्रीच किया है, जो कि थोड़ा सा एक अलार्मिंग सिग्नल है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है नेहा जी कि कल एक जो सेक्टर स्ट्रेंथ मिसिंग थी काफी समय से, जो कि बैंक्स की तरफ से लीडरशिप कहीं ना कहीं वेट कर रहा था बाजार, वो आते हुए नजर आया। और हमने देखा कि शुरुआती गिरावट के बाद लगातार सारा दिन बैंक्स की तरफ से एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई। एंड एज यू राइटली मेंशन कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में जो कल की एक लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिली थी, वो एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही इंडाइसेस में खरीदारी करके चलेंगे हम। निफ्टी में 17,530 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। 17,470 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और क्लियर कट जो कल के बाजार के लोज हैं, पोजीशनल बेसिस पर 17,400-430 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर अगर बाजार बंद होता है तो वो लॉन्ग के लिए पोजीशनल बेसिस पर एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। इंट्राडे के लिए मुझे लगता है 17,470 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर सकते हैं। 17,600, 17,650 तक की अपसाइड आज सेशन में आते हुए नजर आ सकती है। निफ्टी बैंक में नेहा जी कल हमने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी और 37,500 से लेकर 37,800 तक अक्रॉस कॉल राइटर्स टुवर्ड्स द क्लोज ट्रैप होते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि ये इंडेक्स पर आज नजर बनानी चाहिए, यहाँ पर खरीदारी के मौके देखने चाहिए। मुझे लगता है कि 38,050, 38,200 तक की अपसाइड आज के सेशन में, आज वीकली एक्सपायरी में यहाँ पर आते हुए नजर आ सकती है और 37,500 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाकर चलने की सलाह है। एक बात जो कि वर्थ मेंशनिंग है वो ये कि काफी समय के बाद प्राइवेट सेक्टर जो लीडर बैंक्स हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, सबके चार्ट में एक क्लियर कट बाइंग विजिबल कल के सेशन में आती हुई नजर आई। तो मुझे लगता है इस पॉकेट पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ से स्ट्रेंथ आती हुई नजर आ सकती है। जी, मैं रिपीट कर देती हूँ हिमांशु की स्ट्रैटेजी। निफ्टी पर खरीद की रेकमेंडेशन है 17,530 के पास, 17,470 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 17,600 से 650। वहीं बैंक निफ्टी पे भी इनकी खरीद की रेकमेंडेशन है 37,500 का। ये अपसाइड में टारगेट बनता हुआ स्टॉप लॉस 37,500 के पास का है और 38,050 से 38,200 तक का ये अपसाइड में टारगेट बनता हुआ देख रहे हैं और यहां पर भी खरीद की रिकमेंडेशन है 37,700 के पास के लेवल्स। अच्छा हिमांशु जी, आपकी स्टॉक लेवल पर कोई रिकमेंडेशन आज निकल कर आएगी? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि बैंक्स में हम नजर रखेंगे, तो एक्सिस बैंक मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर जो एक लीडर है, टॉप बैंक है, यहाँ इसका चार्ट काफी फेवरेबल लगता है और मुझे लगता है कि यहाँ पर आज तेजी की पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। 800 के आसपास के क्लोज हैं, मुझे लगता है 830 के इंट्राडे के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक में तेजी की पोजीशन बनाकर चलने की सलाह रहेगी। 785 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसके अलावा मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक और छोटा प्राइवेट सेक्टर बैंक, बंधन बैंक, ये भी दो ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जिन पर मेरी नजर रहेगी, जहां पर अच्छी तेजी के मौके देखने को मिल सकते हैं। वेरी वेल हिमांशु जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में एंड ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां दिखेगा और कैसे कमाई आज की जा सकती है। इक्विटी के बाद बात करते हैं कमोडिटी बाजार की। यहां पर भी जबरदस्त एक्शन है और इस एक्शन में आपको कैसे मुनाफा हो सकता है, इस पर बात करने के लिए आनंद राठी सिक्योरिटीज के जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जिगर, शुरुआत तो कच्चे तेल से ही कर लेते हैं क्योंकि जबरदस्त एक्शन हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बनता हुआ देखा है। एक समय आती है 4-5% की गिरावट और फिर मंगलवार की शाम को हम देखते हैं कि यहां पर 5%, 6% भाग जाता है। आज कैसे ट्रेड किया जाए गिवन द फैक्ट कि ऑलमोस्ट 6.5-7% ऊपर हमारे मार्केट्स बंद हुए हैं? M6 क्रूड की मैं बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग नेहा जी, बिल्कुल सही बताया आपने, जबरदस्त मूवमेंट है, चाहे वो बेस मेटल्स हो, एनर्जी हो या गोल्ड एंड सिल्वर हो। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट क्रूड ऑयल, कल हमने देखा कि 6.5-7% का रैली था, 100 के ऊपर मार्केट वापस से चला गया था। हो सकता है थोड़ा बहुत टेक्निकल पुल बैक आए मार्केट में। एपीआई की इन्वेंटरीज भी जो आज सुबह जो अर्ली मॉर्निंग आई है, दे आर ऑल्सो बेरिश फॉर द प्राइसेस। लेकिन मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल में अभी भी सेंटीमेंट बुलिश ही रहेगा। मार्केट इज स्टिल डिवाइडेड व्हाट टू डू विद क्रूड ऑयल प्राइसेस, दे आर स्टिल नॉट ऑफ द consensus.
सो मुझे लग रहा है अप्रैल वायदा अगर 7650 के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग 7600 स्टॉप लॉस लेके 7750 के लिए यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। सोने चांदी की अगर बात करें, सोना जबरदस्त स्ट्रेंथ इसने भी दिखाई है। ऑफ कोर्स ये इन्फ्लेशन डेटा के आने के बाद की ही हमने देखा कि मार्केट ने डिसाइड किया और डिसाइसिवली बॉन्ड यील्ड को देख के ऊपर चढ़ गया। आज 53,000 का लेवल अचीवेबल लग रहा है? जी बिल्कुल नेहा, पिछले कई दिनों से डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर चल रहा था, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 2.8% के ऊपर भी ट्रेड कर रहे थे, लेकिन फिर भी गोल्ड में हमने जरा सा भी एक प्रेशर नहीं देखा था। 1910-1935 की ये रेंज में एक हो गया था आई वुड से। बट जिस तरीके से कल इन्फ्लेशन के नंबर्स आए वापस से, इट इज एक्सपेक्टेड फेड हैज टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, नॉट ट्वाइस बट फॉर थ्राइस। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आगे जाके ग्रोथ कंसर्न्स को लेकर बहुत ही मार्केट को थोड़ा बहुत डाउट्स है, एंड वी हैव सीन रैली इन गोल्ड। गोल्ड मुझे और भी डिसिसिवली अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जून कॉन्ट्रैक्ट 52,800 शुड गो, 52,700 का स्टॉप लॉस एंड 53,100 के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। चीन में जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस 2 हफ्ते के दिखे, उसके बाद अब एक रीओपनिंग स्टोरी फिर से इमर्ज होती हुई दिख रही है। कितनी भरोसेमंद है ये तो आगे ही देखना होगा, लेकिन उसके दम पर मेटल्स डिसाइसिवली भागे हैं जिनमें थोड़ा असमंजस था। क्या लगता है, मेटल्स में कुछ पसंद है? तो मेटल्स में कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम, ये तीनों काउंटर बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन अगर मुझे शॉर्ट प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना है तो आई वुड गो लॉन्ग फॉर जिंक। एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ रही है, इन्वेंटरीज भी मल्टी ईयर के लोअर लेवल पे है, एंड मुझे लग रहा है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जिंक 369 के आसपास मिले, सो वन शुड गो लॉन्ग। 367 स्टॉप लॉस एंड बहुत जल्दी नया हाई देखने को मिल सकता है। 373-375 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक क्विक चेक मैं आपसे कॉटन पर लेना चाहूंगी, क्योंकि कल हमने इसे 44,000 का आंकड़ा हमारे मार्केट्स में पार करता हुआ देखा है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में एक कमबैक आया है, इज इट हियर टू स्टे? क्योंकि हमने CAI की तरफ से भी बयान आते हुए देखे कि इस बार भारत में उन्होंने अपने कॉटन उत्पादन का लक्ष्य घटा दिया है। तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ एग्रो कमोडिटीज, बट मुझे लगता है जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश है, आई थिंक ये बुलिश अंडरटोन कंटिन्यू करेगा, एंड इन अ नियर टर्म आई एम सीइंग 45,000 लेवल्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 1 वीक टू 2 वीक्स। ओके, चलिए, तो नॉन एग्री स्पेस में तो कमाई होगी ही। टेक्निकल चार्ट्स के दम पर भी जिगर को लगता है कि कॉटन में अभी अगर आपकी खरीद की पोजीशन है तो बनी रखनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकली 45,000 तक का अगला पड़ाव बनता दिख रहा है। थैंक यू सो मच जिगर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी स्पेस की रणनीति रखने के लिए। चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अब आपके सामने रखते हैं। तो आज जो एक रिकमेंडेशन सिटी की तरफ से आई है वो डिफेंस स्पेस में है, BEL। यहां पर उन्होंने अपनी खरीद की जो आउटलुक है वो बरकरार रखी है और इस पर टारगेट उन्होंने 291 रुपए का सुझाया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।